वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? एकदम ठीक ही रहना है आप लोगों को। और मैं ललिता आनंद प्रकाश आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, कल हमने टॉपिक पढ़ा था कि बंद प्रश्न और खुले प्रश्न किस प्रकार होते हैं जो प्रश्नावली विधि के अंतर्गत आते हैं। तो अभी तक हमने 3 विधियां पढ़ ली है साइकोलॉजी में। सबसे पहली अवलोकन विधि, दूसरी साक्षात्कार और तीसरी प्रश्नावली विधि। तो प्रश्नावली विधि में बीच में ही रह गया था बंद प्रश्न और खुले प्रश्न। इसमें थोड़ा सा बाकी है। इसमें देखिए कि जब भी हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं तो प्रश्नों के निर्माण के लिए हमें कुल 3 सावधानियां जरूर ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले देखिए कि ये हमारी प्रश्नावली वाली चल रही है। प्रश्न निर्माण से पूर्व निम्न सावधानियां ध्यान में रखना आवश्यक है। ये कौन सी सावधानियां हैं? कहने का अर्थ है कि कोई भी हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, किसी भी प्रकार के 10, 20 कितने भी प्रश्नों का हम निर्माण करते हैं, तो उन प्रश्नों का निर्माण करने के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी निर्माण करते हैं, तो उसमें हमें 3 सावधानियां रखना आवश्यक है। सबसे पहली है प्रश्न छोटे। कहने का अर्थ है कि किसी भी प्रश्न का आप निर्माण करते हैं तो उस प्रश्न की जो लंबाई है वो कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव के मस्तिष्क में जो स्मृति है वो सीमित होती है। तो सीमित स्मृति के लिए प्रश्न इतना अधिक लंबा नहीं होना चाहिए कि पढ़ते पढ़ते जब नीचे तक आए तो ऊपर वाला मैटर हम भूल ही जाएं। दूसरी, सरल भाषा का उपयोग, यानी प्रश्न निर्माण करते समय हमें जो भाषा होती है वो ऐसी सरल रखनी चाहिए कि जो उस प्रश्न को पढ़ रहा है अभ्यर्थी, छात्र या कोई भी, तो उसके समझ में आ जाए, जिससे वो उस प्रश्न को हल कर सके। तीसरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रश्न में विशेषज्ञ त्रुटि न हो। इसमें आप ये शब्द देख रहे हैं, विशेषज्ञ त्रुटि। ये कई बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसके आगे इम्पोर्टेंट का टिक लगाया है कि विशेषज्ञ त्रुटि क्या होती है। विशेषज्ञ त्रुटि इस प्रकार की होती है कि जब कोई भी प्रश्न का निर्माण करने वाला, कोई भी व्यक्ति जो प्रश्न का निर्माण कर रहा है, उसके अंतर्गत ये ध्यान में रखा जाए कि जो उत्तर देने वाले छात्र हैं या जिनके लिए प्रश्न बनाया जा रहा है वो उस प्रश्न को जानते हों, समझते हों। कहने का क्या अर्थ है? मान लीजिए कि मैं किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रश्नों का निर्माण कर रही हूँ। मैं किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रश्नों का निर्माण कर रही हूँ, तो मेरे अंतर्गत ये ध्यान में रखी जाने वाली बात है कि मैं जिनके लिए प्रश्नों का निर्माण कर रही हूँ उन छात्रों की आयु और
उनकी पहुंच का ध्यान विशेष रूप से रखूं। जिस प्रकार अगर मैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में खेल कूद के प्रश्न दे रही हूं तो मेरा मेन उद्देश्य होगा कि वो जो अभ्यर्थी हैं, वो जो छात्र हैं जिनके लिए मैं प्रश्न बना रही हूं, वो अभ्यर्थी उस खेल के बारे में जानते हो जिनके लिए मैं प्रश्न करूंगी। कहने का अर्थ है कि मैं बास्केटबॉल के बारे में लिख दूं, ठीक है, और जिस अभ्यर्थी के लिए मैंने प्रश्न का निर्माण किया है वो बास्केट का बी भी नहीं जानता। कहने का अर्थ है कि बास्केटबॉल उसके लिए पूछा जाए जो बास्केटबॉल के अंतर्गत निपुण हो। कहने का अर्थ है कि किसी भी प्रश्न के निर्माण में अगर कक्षा 5 के छात्र के लिए मैं प्रश्नों का निर्माण कर रही हूं तो मेरा जो क्षेत्र होगा, जो मेरा सिलेबस होगा, वो 5वीं कक्षा तक ही सीमित होगा। मान लीजिए मैं शतरंज खेलना जानती हूँ, मैं शतरंज खेलना जानती हूँ, इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें शतरंज के ही प्रश्न पूछूं, क्योंकि जो उत्तर देने वाला है क्या पता वो शतरंज के बारे में जानता है या नहीं। इस प्रकार विशेषज्ञ त्रुटि वो होती है जिसके अंतर्गत प्रश्न निर्माण करने वाला ये सोच के प्रश्न दे कि प्रश्न पूछने वाले को इस विषय के बारे में ज्ञान है। इसे हम कहते हैं विशेषज्ञ त्रुटि। इन प्रश्नों के निर्माण करने में ये 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहले कि प्रश्न का जो आकार है वो छोटा होना चाहिए, अधिक लंबा प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव स्मृति सीमित है, वो कुछ ही समय तक उसको याद रख पाती है और जैसे प्रश्न बढ़ता जाएगा तो ऊपर का मैटर भूलते जाते हैं। दूसरा, सरल भाषा का उपयोग करें, यानी जो भाषा होगी वो सरल होनी चाहिए कि छात्र की समझ में आ जाए, वो प्रश्न को हल कर सके। तीसरा होगा, प्रश्न में विशेषज्ञ त्रुटि ना हो, यानी कि जो प्रश्न निर्माण कर रहा है वो अपने आप को समझ के प्रश्नों का निर्माण ना करे, बल्कि जिसके लिए प्रश्न बनाए जा रहे हैं उनकी सीमितता को देखते हुए, उनके ध्यान को देखते हुए और उनके अध्ययन क्षेत्र को देखते हुए प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि एक शब्द है फलन, फलन विधि। फलन विधि का प्रयोग भी हम प्रश्नावली के अंतर्गत करेंगे। क्या है दोस्तों फलन विधि? फलन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें सबसे पहले प्रश्नों का निर्माण किया जाता है और उन प्रश्नों को क्रम से व्यवस्थित किया जाता है। उस विधि को कहते हैं फलन विधि। देखिए फलन विधि क्या है? प्रश्नों को क्रम में व्यवस्थित करने की विधि। अब ये क्रम में व्यवस्थित करने का क्या अर्थ है? यानी जो प्रश्नों का निर्माण किया है उसमें सबसे पहले नंबर पे जो प्रश्न होगा वो बहुत सरल होगा और जैसे जैसे हम प्रश्न के अंतर्गत चलते जाएंगे, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे नंबर पे जाएंगे, वैसे वैसे उन प्रश्नों की कठिनाइयाँ बढ़ती जाएंगी। यानी सबसे टॉप पे जो होगा, सबसे ऊपर या पहला प्रश्न होगा वो बहुत सरल होगा, दूसरा जाएगा थोड़ा सा हार्ड, फिर नीचे। इस प्रकार जैसे जैसे प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रश्नों की कठिनाइयाँ भी बढ़ती जाएंगी। इसे हम कहेंगे फलन विधि। अब मैं आपको जो हमारी चौथी विधि है उस चौथी विधि के बारे में बताऊंगी। चौथी विधि है मनोवैज्ञानिक विधि और इसके बारे में अभी आपको बताने जा रही हूँ। अब देखिए हमारी जो चौथी विधि है मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट। दोस्तों ये जो शब्द है साइकोलॉजिक परीक्षण, साइकोलॉजिक टेस्ट, ये सर्वप्रथम मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले
कैटल ने किया था। किसने किया था? कैटल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप मस्तिष्क में एकदम बिठा लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। मनोविज्ञान में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हमारा उत्तर होगा कैटल ने। ठीक है। दूसरा है कि मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण किया जाता है, जिन छात्रों पे किया जाता है, उन छात्रों पे व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बनाए जाते हैं। जितने भी प्रश्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत बनाए जाते हैं तो वो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर। व्यक्तिगत भिन्नता का आधार क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं उनके भिन्न भिन्न स्वरूप, व्यवहार इसके अंतर्गत आएंगे। आने वाले टॉपिक में आपको मैं व्यक्तिगत भिन्नता भी पढ़ाऊंगी, जिसमें आप एक बार इसको समझ सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बनाए जाए। मान लीजिए कोई मंद बुद्धि है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, तो उनके लिए जो प्रश्न निर्माण किए जाएंगे, उनका जो परीक्षण किया जाएगा, वो उनकी भिन्नता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। उसके बाद है कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो होता है आवश्यक रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श, ये है सैंपल का वस्तुनिष्ठ, ये है ऑब्जेक्टिव, और मानकीकृत, ये है स्टैंडर्डाइज। मापन है। कहने का अर्थ है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत हमें ये 3 बिंदु प्रतिदर्श, वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत, सैंपल, ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज, ये 3 जो शब्द हैं इनको हमें विशेष रूप से पढ़ना होगा, इनकी एक एक गहराई को समझना होगा, उसके बाद ही हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को समझ सकते हैं। देखिए, सैंपल, ऑब्जेक्टिव, मानकीकृत। वैसे मैं इनको आपको लिख के बताऊंगी, लेकिन एक बार थोड़ा बेसिक बता दूं कि जो मानकीकृत है, मानकीकृत एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कि 3 विशेषताएं इसके अंतर्गत होना जरूरी है। 3 विशेषताएं कौन सी होगी? विश्वसनीयता, वैधता और मानक अंक। कौन सी 3 विशेषताएं इसमें जरूरी हैं? विश्वसनीयता, वैधता और मानक अंक। इन 3 विशेषताओं के आधार पर जो मानकीकृत है इसका उपयोग किया जाएगा। उसके बाद वस्तुनिष्ठ, मैंने आपको बता दिया, ये जो शब्द है ये दोस्तों बार बार हमारे पास साइकोलॉजी में आएगा, तो इसका अर्थ आपको समझ लेना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है कि इसमें आत्मनिर्भर प्रश्न नहीं होते और किसी के साथ पक्षपात नहीं होता, वो होते हैं वस्तुनिष्ठ, जो निश्चित कर लिए जाते हैं। और सैंपल, प्रतिदर्श क्या होता है? जिस प्रकार आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाने के लिए अगर आपका ब्लड टेस्ट करना हो, अगर आपके रक्त की जांच करनी हो, तो वो सैंपल के रूप में आपका 1 बूंद रक्त लेते हैं, जिससे आपके पूरे बॉडी में जो ब्लड है उसकी कमियां उस सैंपल के माध्यम से हमारे सामने आ जाती हैं। इसी प्रकार अगर मैं उदाहरण दूं, देखिए दोस्तों, जो उदाहरण होते हैं, उदाहरण से हमारा जो मस्तिष्क है उस चीज़ को जल्दी कवर करता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ आपके सामने कि प्रत्येक चीज़ का एक एक उदाहरण दूं, क्योंकि हमारी जो स्मृति है वो उदाहरण को देख करके अधिक समझती है। तो सैंपल के लिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि जिस प्रकार हम किचन में चावल पकाते हैं, भात पकाते हैं, तो जब मम्मी भात पकाती हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि चावल सीज गए या पक गए हैं? क्या हम पूरे चावलों को बाहर निकाल के एक एक को तोड़ तोड़ के देखते हैं? नहीं, वो भी हम सैंपल के माध्यम से किसी एक चावल को निकाल करके उसको चेक करके फिर बताते हैं कि ये पक गया है कि नहीं। कहने का अर्थ है
कि किसी भी एक चीज को, बहुत बड़ी संख्या उसकी एक यूनिट को प्राप्त करके, जांच करके, और उस पूरे जो बहुत सारी मात्रा है उसकी व्याख्या करना, उसके बारे में बताना, ये आ जाएगा सैंपल। तो आपको मैं अब 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए। इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मानकीकृत, वस्तुनिष्ठ और प्रतिदर्श, इस 3 शब्दों को मैं आपको समझाती हूँ। अब इन 3 टॉपिक को जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण के दौरान आपको विश्वसनीयता, वैधता और मानक अंक, इनका विशेष रूप से अध्ययन करना होगा। विश्वसनीयता है रिलेबिलिटी, दोस्तों इनका साथ साथ में हम इंग्लिश में भी लिखते चलेंगे ताकि आपके ध्यान में रहे। वैधता वैलिडिटी, और मानक अंक होते हैं नॉर्म्स। देखिए कि मानकीकरण के अंतर्गत ये तीनों आएंगे। मानकीकरण का अर्थ परीक्षण के 3 गुणों का निर्धारण करना होता है। मानकीकरण का क्या अर्थ होता है कि जो परीक्षण किया गया है उनमें से जो 3 गुण हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं कि नहीं। सबसे पहला है विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी। अगर एक मनोवैज्ञानिक, दोस्तों इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण छात्रों के एक ही समूह पर 2 बार दिया जाए और उनके अंकों में लगभग समानता हो तो उसको विश्वसनीयता कहते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देके कहती हूँ कि मान लीजिए किसी एक कक्षा में एक अध्यापक ने, इंग्लिश के अध्यापक ने एक टेस्ट लिया, जो वीकली टेस्ट बोलते हैं, मान लीजिए मंथली, किसी भी प्रकार का एक टेस्ट लिया। उस टेस्ट के दौरान सभी बच्चों के एवरेज में मान लीजिए कि 40 में से 35 नंबर के आसपास आए हैं, 30 से 35 के बीच में आए हैं। वो टेस्ट हमने ले लिया। 30 से 35 के बीच में आने का अर्थ है कि बच्चों ने मेहनत की है, मतलब कोई फेल नहीं है। अगर वही बच्चे और उन्हीं का समूह का टेस्ट दोबारा ले, हम कहने का अर्थ है कि देखो एक ही समूह पर 2 बार लिया गया क्या परीक्षण और अंकों में समानता हो, और उन्हीं बच्चों का कुछ समय बाद हम दोबारा टेस्ट लें और दोबारा टेस्ट में उन बच्चों के नंबर आते हैं 20, 12, 15, कहने का अर्थ है आधे फेल हो गए और 35 तक कोई भी नहीं पहुंचा, तो इसका अर्थ है विश्वसनीयता नहीं है, ये रियलिबिलिटी नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि पहले वाले टेस्ट में या तो बच्चे ने नकल की है या कोई ना कोई चीटिंग करके, कोई ना कोई प्रयोग करके 35 नंबर तक पहुंचे हैं। और अगर दोस्तों दूसरा जो टेस्ट मैं लेती हूँ उसमें उन बच्चों के दोबारा वही एवरेज में नंबर आते हैं 30 से 35 के बीच में, इसका अर्थ है कि बच्चों को लगभग वो टॉपिक याद हो चुका है, उसमें किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं है। हम उन बच्चों पे विश्वास कर सकते हैं कि जिनका एक ही चीज़ का टेस्ट हम 2 बार लेते हैं और अंकों में समानता आ रही है तो वो मानकीकृत हो जाएगा। और अगर इस प्रकार पहले टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं और वही टेस्ट सेम हम दोबारा कुछ समय बाद रिपीट करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं, इसका अर्थ है कि बच्चों ने ठीक से पढ़ाई नहीं की है और ये विश्वसनीयता के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका अर्थ हुआ विश्वसनीयता में क्या हुआ कि एक ही समूह पर 2 बार एक ही टेस्ट का किया जाना, परीक्षण का किया जाना, जिसमें अंकों में समानता हो तो वो विश्वसनीयता कहलाती। इसका अर्थ है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है और जिस टॉपिक का हम टेस्ट ले रहे हैं वो टॉपिक बच्चों में अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा है वैधता, वैलिडिटी। इसका अर्थ परीक्षण के द्वारा उस उद्देश्य की पूर्ति करना जिसके लिए बनाया गया है। वैधता क्या होगी कि इसके अंतर्गत जो हम परीक्षण करने जा रहे हैं उस परीक्षण का उसी पर उपयोग किया जाए जिसके लिए वो बनाया
गया है। एक उदाहरण दूंगी आपको कि एक टीचर ने, एक अध्यापक ने इंग्लिश के लिए ट्रेनिंग ली है कि वो प्राथमिक स्कूल में या फिर सेकेंडरी स्कूल में इंग्लिश का अध्ययन करा सके छात्रों को। तो उसने प्रशिक्षण किसका लिया है? अंग्रेजी का, इंग्लिश का। तो वो बेस्ट किस में होगा? ऑब्वियसली अंग्रेजी में। कहने का अर्थ है कि जिसमें उसने परीक्षण लिया उसी में बेस्ट होगा। और उस टीचर को हम स्कूल में भेज देते हैं और कहते हैं कि आप गणित पढ़ाइए, या फिर कह देते हैं कि आप विज्ञान पढ़ाइए। तो क्या वो टीचर उस विषय को जो उसने कभी देखा ही नहीं, या कहने का अर्थ है उसके टच में नहीं आया, तो क्या वो पढ़ा सकेगा? वो नहीं पढ़ा सकता। तो इसको हम बोलेंगे वैधता, यानी जिसके लिए परीक्षण लिया गया है उसी उद्देश्य की पूर्ति करना। अगर अंग्रेजी के लिए परीक्षण लिया है तो अंग्रेजी पढ़ाना, गणित के लिया है तो गणित पढ़ाना, और अगर मनोविज्ञान का परीक्षण लिया है तो मनोविज्ञान को पढ़ाना। कहने का अर्थ है कि जिसमें हम परीक्षण लेंगे उसी में हम निपुण होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है कि परीक्षण हम किसी और विषय का लेते हैं और पढ़ाते हम किसी और विषय को हैं, तो वो वैधता के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। ऑब्वियसली आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब देखिए तीसरा है मानक अंक, जिसको हम नॉर्म्स बोलते हैं। यह वह अंक है जिससे छात्र के प्राप्त अंकों की तुलना करके व्याख्या की जाती है। मानक अंक के लिए मैं आपको उदाहरण दूंगी। मान लीजिए एक 7वीं क्लास के सभी छात्रों के सेमी एनुअल या फिर बोलेंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत, हाफ ईयरली के अंतर्गत उन सभी क्लास के बच्चों के एवरेज मार्क्स निकाले जाएं। तो किसी के 30 होते हैं, किसी के 35 होते हैं, किसी के 92% हो जाते हैं। ठीक है, देखिए किसी के 35% आए हैं, किसी के 40% आए हैं, किसी के 95 आए हैं, किसी के 70 आए हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, जिसमें कुछ कमज़ोर भी हैं और जिसमें कुछ क्या प्रतिभाशाली बच्चे भी हैं। लेकिन जब हमें क्लास की एवरेज निकालनी है, जब हमें कक्षा की एवरेज निकालनी है, तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? सभी बच्चों के अंकों को मिला करके उस कक्षा में जितने बच्चे हैं उनसे विभाजन करके निकालेंगे। तो हमारी क्लास का एवरेज मान लीजिए आ जाता है 65%। ये क्लास का एवरेज आता है 65%। लेकिन 65% का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक बच्चे के 65% आए हैं। जी हाँ, इसमें 95 वाला बच्चा भी 65% वाली क्लास में काउंट किया जाएगा, 35% वाला भी इसमें काउंट किया जाएगा, 40% वाला भी इसमें काउंट किया जाए। कहने का अर्थ है सभी का एक एवरेज निकाल के प्राप्त की जाए और उसकी तुलना और व्याख्या की जाए। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो मानकीकृत के पहला, दूसरा, तीसरा आपको समझ में आ गया होगा। विश्वसनीयता, वैधता और मानक अंक। अब हम वस्तुनिष्ठ की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण को वस्तुनिष्ठ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें निर्देश, विधि, अंक प्रणाली और व्याख्या पहले से ही निर्धारित होती है। ये आप लोग भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको याद करवाती हूँ। आपको याद आ जाएगा कि आपने कोई ना कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिया होगा, या फिर हम बोलेंगे कि आपने अपने स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम दिए होंगे, या कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज के एग्ज़ाम दिए होंगे। तो उसमें जो आपके क्वेश्चन पेपर आता है, जो बुकलेट आती है, उस बुकलेट के फ्रंट पेज पे क्या रहता है? निर्देश, इंस्ट्रक्शन। जी हाँ, जो हमारे पास प्रश्न पुस्तिका आती है, उस प्रश्न पुस्तिका के फ्रंट पेज पे जो निर्देश विधि है वो अंकित होती है। अंक प्रणाली कि पहले सेक्शन में पहले 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको 2-2 करके नंबर मिलेंगे, और दूसरे सेक्शन के इतने नंबर हैं, तीसरे सेक्शन के इतने नंबर हैं, ताकि एक एक बच्चे को हमें ये चीज़ बताने की आवश्यकता ही ना पड़े। ये
वस्तुनिष्ठता है कि किसी के साथ पहले प्रश्न का एक बच्चे के लिए 2 नंबर है और 5वें बच्चा जो बैठा है उसके पीछे उसके लिए 10 नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता नहीं होगी। तो वस्तुनिष्ठता की विशेषता क्या है कि जितना भी अंक प्रणाली है और जितनी भी विधियां हैं वो पहले से निर्देशित की जाती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। लास्ट है आपका प्रतिदर्श सैंपल, ये आपको बता चुकी हूँ। ये परीक्षण के लिए जाने वाले वह प्रश्न है, परीक्षण में लिए जाने वाले वह प्रश्न है जो व्यवहार का मापन करते हैं। मैंने आपको बताया था चावल का उदाहरण दे करके, ठीक है, कि अगर चावल पक जाते हैं तो हम सारे चावलों को नहीं निकालते, एक को लेकर के देखते हैं कि पूरे पक गए हैं कि नहीं। ऐसे ब्लड सैंपल लिया था, एक बूंद से हमें अपने खून की कमियों का पता चल जाता है। तो सैंपल के अंतर्गत ये जो प्रश्न है, जैसे मनोविज्ञान में है, हिंदी में है तो संधि आएगा, समास आएगा, ठीक है, और आपके लोकोक्तियाँ आएगी। तो संधियों में से 1-2 प्रश्न पुटअप कर लेंगे कि बच्चा इस स्टेप तक गया है कि नहीं, और दूसरा लोकोक्तियाँ 1-2 दे देंगे जिससे पता चल जाए बच्चे ने पढ़ा है कि नहीं। तो सैंपल के रूप में हम एक प्रश्नों को उसके अंतर्गत चयनित कर लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे आप लोग ने कमेंट्स में लिखा था कि मैम हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज का जो हमारा टॉपिक था क्या, मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिक टेस्ट, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी एक विधि बाकी है, वो है हमारी प्रयोग विधि, जो हम अगले टॉपिक पे करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। इससे पहले दोस्तों कि आज मैं आपसे विदा मांगूं, मैं कुछ कहना चाहूँगी कि आज जो मैंने आपको करवाया, इससे पहले जो मैंने आपको करवाया, तो मैं कोशिश करूंगी या हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि आपके लिए जो वीडियोस लाए जाते हैं वो पूरे कोर्स के दौरान लाए जाएंगे, ठीक है। यानी आपका बेनिफिट, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम कोशिश करेंगे कि रीट का पूरा सिलेबस आपको कराया जाए, ताकि आपको इधर उधर से इसको कवर ना करना पड़े। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। अगर आपको हमारे चैनल, हमारे वीडियोस हटके लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।